हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर 7 के बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका साइबर एथिक्स, और ये आपकी थर्ड यूनिट चल रही है। तो चलिए यहाँ पे जो भी टॉपिक बच गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे एथिकल इश्यूज को, कि क्या क्या एथिकल इश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते क्या हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब है कि कोई भी आपकी लीगल प्रॉपर्टी है उस पर जो आपका राइट होता है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब इंटेलिजेंस को यूज करके अगर आपने कोई भी चीज़ क्रिएट करी है, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो कोई भी आर्टिकल हो, या फिर आपकी कोई इमेज हो, कुछ भी जो है जहाँ पे कि आपने अपने इंटेलिजेंस का यूज करके कोई इन्वेंशन करा है या कुछ भी क्रिएट करा है, तो उस प्रॉपर्टी पे जो है आपका राइट हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब कि इंटेलिजेंस को यूज करके जो भी चीज़ आपने बनाई है उस पर आपका क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो इसी को जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोला जाता है। और ये जो राइट है आर्टिस्टिक भी हो सकता है या फिर आपका कमर्शियल भी हो सकता है। तो आई होप आप लोग को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। इसके अलावा हम बात करें सेकंड टर्म की, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो देखिए, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है। कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो वो क्या है, एक तरीके की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपका जो है ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कोई इन्वेंशन है, तो जो भी यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह होते हैं कंपनी के किसी के, वो सब आते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। जैसे कि किसी कंपनी का लोगो है जिसको कि हम ट्रेडमार्क बोलते हैं, तो ये सब जो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉपीराइट की। तो देखिए, कॉपीराइट के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो कॉपीराइट एक्चुअली में होता क्या है, कॉपीराइट जो है एक तरीके का राइट है जो कि क्रिएटर को मिलता है उसके वर्क के लिए। मतलब कि कोई भी क्रिएटर है जिसने कोई चीज़ बनाई है, चाहे वो आपका कोई वीडियो हो या फिर कोई इन्वेंशन हो या फिर जो है कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो जो सॉफ्टवेयर है या कोई जो वर्क है, कोई मूवी है या कोई सॉन्ग है, जो भी चीज़ उसने बनाई है, जो क्रिएटर ने क्रिएट करा है, जो भी वर्क, तो उसको कॉपी करने का जो राइट है उसी को बोलते हैं कॉपीराइट। मतलब कि उसको कितना कॉपी करना है, किसको कॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कॉपीराइट में। मतलब कि जो ओनर है उसका, जो क्रिएटर है जिसने उसको ओरिजिनली क्रिएट करा है, उसके पास में राइट होता है कि वही डिसाइड करेगा कि कितनी कॉपीज इसकी क्रिएट होंगी और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ये जो राइट होता है इसी को बोलते हैं कॉपीराइट। इसके अलावा और कोई जो पर्सन है वो इस काम को नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उसको जो है लीगल माना जाता है, उसके अगेंस्ट जो है एक्शन भी लिया जा सकता है। जैसे कि आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे, अगर किसी पर्सन का वीडियो है और अगर कोई और पर्सन जो है उसको अपने चैनल पर पोस्ट कर देता है, तो वहाँ पे जो है कॉपीराइट का इशू रहता है। मतलब कि कॉपीराइट स्ट्राइक जो है आप दे सकते हैं। तो कॉपीराइट जो है वो एक ऐसा राइट है जिसकी हेल्प से जो क्रिएटर है वो डिसाइड कर सकता है कि वो जो कंटेंट है उसको किस तरीके से कॉपी करेगा या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आई होप आप लोगों को कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो देखिए, पायरेसी वर्ड का मतलब आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए मैं समझा देता हूँ। देखिए, पायरेसी का मतलब होता है इलीगल तरीके से डुप्लीकेट कॉपीज को क्रिएट करना। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पायरेसी की अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे कि सॉफ्टवेयर को जो है इलीगल तरीके से जो है कॉपी किया जाता है और कॉपी करके जो है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जिसका जो प्राइस है वो 5000 रुपीज़ है। अब कोई पर्सन जो है उसको कॉपी कर लेता है और उसकी जो है लीगल कॉपीज क्रिएट कर लेता है, मतलब मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करके, और वो उसको रीसेल करता है। सपोज कि वो उसको 500 रुपीज़ में जो है बेचने लगता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पर्सन जो है उसकी पायरेसी कर रहा है, मतलब कि इलीगल तरीके से उसकी कॉपीज बना रहा है और दूसरे लोगों को बेच रहा है। तो इसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। आई होप आप लोगों को ये टर्म समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी के टाइप्स की। तो देखिए, सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है वो कई सारे तरीके से होती है। पहला है यहाँ पे ऑनलाइन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। तो देखिए, ऑनलाइन अपलोडिंग डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा आज के टाइम में होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोई मूवी है, कोई भी वेब सीरीज वगैरह होती है, तो वो जो लॉन्च होती है और उसके बाद में देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको वो देखने को मिल जाती है। मतलब इलीगल तरीके से लोग क्या करते हैं, उसकी पायरेसी करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की भी पायरेसी होती है। कोई सॉफ्टवेयर जो है उसको लोग क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं फ्री में, या फिर जो है किसी ने परचेस किया उसके बाद में उसने किसी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। कोई ऐसी वेबसाइट है जो फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, वहाँ पे अपलोड कर दिया और लोग वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से पायरेसी हो रही है। तो सॉफ्टवेयर की जो है वो ऑनलाइन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग होती है, जो कि एक तरीका है पायरेसी का। इसके अलावा अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर काउंटर फेडिंग। अब देखिए, सॉफ्टवेयर काउंटर फेडिंग का मतलब क्या है। इसका मतलब है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की जो है डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करके, मतलब कि एक फेक कॉपी क्रिएट करके उसको सेल करना, जिससे कि लोग जो है उसको ओरिजिनल समझ के परचेस कर लेते हैं और वहाँ पे जो है उनके साथ में एक तरीके का फ्रॉड हो जाता है।
मतलब कि सॉफ्टवेयर आपको लगेगा कि ओरिजिनल है, बट वो जो है एक्चुअल में डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर होता है। वहाँ पे जो है आपको डुप्लीकेट कॉपी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा, तो आपको जो है कुछ इस तरीके की वार्निंग देखने को मिलेगी। जैसे कि विंडोज़ के जो है बहुत सारे वर्जन आते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस है या विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो अगर आपने पायरेटेड वर्जन जो है कहीं से इंस्टॉल कर रखा होगा, तो इस तरीके का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि वो जो है इल्लीगल कॉपी क्रिएट की हुई होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि हमारा OEM अनबंडलिंग। अब इसमें क्या होता है देखिए, इट मीन्स सेलिंग स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर दैट वाज इंटेंडेड टू बी बंडल विद द स्पेसिफिक ऑक्युपाइंग हार्डवेयर सच एज डिवाइस ड्राइवर। मतलब कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी ना किसी पैकेज के साथ में आ रहा था, किसी हार्डवेयर के साथ में आ रहा था, उसको अलग करके और उसको जो है एक तरीके से बेचना। तो इसी को बोला जाता है OEM अनबंडलिंग। तो यहाँ पे ये भी आज के टाइम में काम होता है। जैसे कि डिवाइस ड्राइवर जो आते हैं वो डिवाइसेस के साथ में आते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनको अलग करके वेबसाइट्स वगैरह पर अपलोड कर देते हैं या फिर जो है अलग से उसको सेल करते हैं। तो ये जो हमारा कहलाता है OEM अनबंडलिंग। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है हार्ड डिस्क लोडिंग। अब देखिए आज के टाइम में हार्ड डिस्क लोडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आप कोई न्यू कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जो शॉप वाले होते हैं तो वो आपके कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कॉपी कर देते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके की हार्ड डिस्क लोडिंग हो रही है, कि मतलब कि सॉफ्टवेयर को वो इलीगल तरीके से जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो पेड होते हैं, उनके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। बट वो क्या करते हैं, अपने पास से जो है कॉपी कर देते हैं, जिससे कि उनके कस्टमर बढ़ सके। तो ये क्या है, एक तरीके की सॉफ्टवेयर पायरेसी ही है। आई होप आप लोगों को ये टर्म भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है प्लेगरिज्म। तो देखिए प्लेगरिज्म का मतलब है कि किसी पर्सन के आइडियाज़ को या फिर उसके जो है थॉट्स को या फिर जो है उसके एक्सप्रेशंस को चोरी करके और अपना बनाकर रिप्रेजेंट करने को ही हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। मतलब कि किसी पर्सन के आइडियाज़ आपने लिए और उनको अपना बना के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे प्लेगरिज्म। या फिर जैसे कि कह सकते हैं कि कहीं से आपने डेटा कोई कॉपी किया और आपने जो है उसकी रिपोर्ट तैयार करके बोल दिया कि ये जो डेटा है वो मेरा है। मतलब कि जो फाइल है या जो भी आपने चीज़ क्रिएट करी है वो बता दिया कि ये जो है आपकी है। तो उसी को बोलते हैं प्लेगरिज्म। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्लेगरिज्म क्या होता है। तो प्लेगरिज्म की अगर हम बात करें तो प्लेगरिज्म जो है ये 4 टाइप का होता है। पहला है डायरेक्ट, सेकंड है सेल्फ प्लेगरिज्म, थर्ड है यहाँ पे मौखिक प्लेगरिज्म एंड फोर्थ है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। तो इन चारों के बारे में जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए अगर हम पहले बात करें डायरेक्ट प्लेगरिज्म की, तो डायरेक्ट प्लेगरिज्म का मतलब है कि कहीं से जो है आपने कोई कंटेंट उठाया और उसको वैसे की वैसे ही जो है कॉपी करके और अपना बना के आपने जो है रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब कि कोई फाइल है कहीं से उठाई और उस पर अपना नाम लिख के आपने दे दिया कि ये जो फाइल है वो मैंने क्रिएट करी है। तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट प्लेगरिज्म। सेल्फ प्लेगरिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपने जो है कुछ ना कुछ पहले से आपका कोई कंटेंट था और उसी में जो कुछ मॉडिफिकेशन करके आपने दोबारा से उसको दे दिया। तो ये बोलते हैं इसको सेल्फ प्लेगरिज्म। मौखिक प्लेगरिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी कंटेंट है उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कुछ जो चीज़ें हैं वो चेंज करके अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने वर्ड में, तो उसको बोलते हैं मौखिक प्लेगरिज्म। और एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म का मतलब है कि कई बार हम जो है कंटेंट तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं-कहीं से हम फैक्ट उठाते हैं और हमें पता नहीं होता है वो जो फैक्ट है वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हम किसी और पर्सन के उठा रहे हैं। तो वहाँ पे जो है कह सकते हैं हम कि एक तरीके का एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को प्लेगरिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्लेगरिज्म क्या होता है और किस-किस तरीके से ये होता है। तो प्लेगरिज्म का सिंपल सा मतलब है किसी पर्सन के जो है थॉट्स को या आइडियाज़ को चोरी करना और उसको जो है अपना बना के रिप्रेजेंट करना। आई होप आप लोग को इतना चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम किस तरीके से प्लेगरिज्म को स्टॉप कर सकते हैं। मतलब कि हम अगर चाहें तो किस तरीके से प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए अवॉइड करने का सबसे सिंपल तरीका है सिटेशन। सिटेशन का मतलब होता है कि भाई जो जहाँ से आपने कंटेंट उठाया है उस सोर्स को मेंशन करना। सपोज कि आपने किसी वेबसाइट से कंटेंट लिया है तो उस वेबसाइट का हम नेम मेंशन कर सकते हैं कि मैंने जो कंटेंट लिया है इस वेबसाइट से लिया है, या किसी बुक से लिया है तो बुक का नेम जो है मेंशन कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं सिटेशन। तो सिंपल सी बात है, इसको अवॉइड करने के लिए सिटेशन का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसमें क्या-क्या मैंने देखिए दे रखा है। टू अवॉइड प्लगइन वन शुड रेफर सेवरल सोर्स। मतलब कि जो कंटेंट आप ले रहे हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से लीजिए, तो वहाँ पे जो है आपका प्लगरिज्म नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आप कहीं से कोटेशन उठा रहे हैं तो वहाँ पे कोटेशन मार्क को यूज़ कीजिए। जैसे कि जो कोटेशंस होंगी वो आपकी लगेगी कि कोटेशन वर्ड है किसी पर्सन के हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपका ये प्लगरिज्म जो है वो अवॉइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट किया जाना चाहिए उनके ओरिजिनल थॉट के लिए। मतलब कि उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो जो है अपने ओरिजिनल आइडियाज़ को जो है सोचे। कहीं से कॉपी पेस्ट करके जो है वो आइडियाज़ को
ना लाएं। मतलब कुछ अपने आइडियाज़ लेके आएँ जिससे कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है उनके अंदर डेवलप हो पाए और प्लेगरिज्म को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो यही कुछ स्टेप हैं जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी की। तो देखिए अभी तक हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस करा, तो यहाँ पे बात करते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी की। अब डिजिटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखिए कोई भी प्रॉपर्टी होती है, किसी की ज़मीन होती है, किसी की बाइक है, किसी की कार है, तो वो क्या है, एक तरीके की प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें डिजिटल, तो डिजिटल का मतलब है जो कंप्यूटराइज़ फॉर्म में है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इमेज, कोई वीडियो, कोई मूवी, वो अगर किसी पर्सन ने क्रिएट करी है तो उसी को बोलते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी। मतलब डिजिटल फॉर्म में किसी पर्सन ने कोई भी चीज़ क्रिएट करी है तो उसी को बोला जाता है डिजिटल प्रॉपर्टी। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, अगर कोई फोटो क्लिक करते हैं, कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर जो है आप कोई पेंटिंग बनाते हैं जैसे कि एमएस पेंट है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, तो वो क्या है, आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है क्योंकि आपने जो है उसको डिजिटल फॉर्म में क्रिएट करा है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो डिजिटल प्रॉपर्टी में जो है क्या-क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे सारे के सारे जो कॉपीराइटेड मटेरियल होते हैं वो डिजिटल प्रॉपर्टी में जाते हैं। इसके अलावा जो है ट्रेडमार्क है, पेटेंट है या कोई भी जो आपका कंटेंट जो आपने क्रिएट करा है डिजिटल फॉर्म में, वो आपका डिजिटल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। इंटरनेट जो अकाउंट्स होते हैं, चाहे फेसबुक अकाउंट हो आपका या कोई भी अकाउंट हो, वो जो है आपका क्या है, एक तरीके की डिजिटल प्रॉपर्टी है। और कोई भी अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्टोर है, तो वो आपकी क्या है, डिजिटल प्रॉपर्टी है। आई होप आप लोगों को डिजिटल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं डीपीआर की। तो देखिए डीपीआर की फुल फॉर्म होती है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। तो सिंपल सा मतलब है जो भी हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो, इमेज की फॉर्म में हो या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में हो, उस पे जो राइट है उसी को हम बोलते हैं डीपीआर, मतलब कि डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। जो भी हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी है उस पे जो हमारे राइट है उन्हीं को बोला जाता है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। अब बात करते हैं कि डिजिटल प्रॉपर्टी पे क्या-क्या जो है खतरे होते हैं, मतलब कि डिजिटल प्रॉपर्टी के साथ में हमारे क्या-क्या छेड़छाड़ हो सकती है और किस तरीके से जो है उसका मिसयूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल थ्रेट्स टू डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कि क्या-क्या खतरे हैं डिजिटल प्रॉपर्टी को। तो पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहला है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ट्रेडमार्क होता है किसी कंपनी का, या मान लीजिए आप ही की कोई कंपनी है या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसका आपने कोई ट्रेडमार्क लिया है, तो उसका जो है लोग इन्फ्रिंजमेंट कर लेते हैं, मतलब कि उसका गलत यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ के जो है डुप्लीकेट लोगोज़ आपको मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल जो है वो आपका एडिडास है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे इसी के नाम से देखिए क्या बना लिया है, एडिडास। तो इसी तरीके से डुप्लीकेट होते हैं, जैसे कि एप्पल के आपको बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट मिल जाएँगे। तो जो ट्रेडमार्क होता है, जो लोगो होता है, उसी के जैसा लोगो जो है बहुत सारी कंपनी बना लेती हैं, या कंपनी बना लेते हैं, पर्सन बना लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स। मतलब कि जो है ट्रेडमार्क का वो गलत यूज़ कर रहे हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना के जो है वो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है लोगों के साथ में भी जो है फ्रॉड हो जाता है। कई बार जो है लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं ओरिजिनल और जो है कॉपी में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। देखिए कॉपीराइट के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्सन का कोई कंटेंट है तो उसको कॉपी करने का जो राइट है उस क्रिएटर के पास में है जिसने कि वो कंटेंट क्रिएट करा है। लेकिन कई बार क्या करते हैं लोग, जो भी कंटेंट होता है ओरिजिनल क्रिएटर का उसको कॉपी करके जो है इधर उधर जो है रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि आज के टाइम में किसी यूट्यूब वीडियोज की अगर मैं बात करूँ, तो लोग क्या करते हैं, वीडियो को कॉपी करके और इधर उधर पोस्ट कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं कि उस वीडियो को कॉपी करने का राइट किसके पास में है, उस क्रिएटर के पास। लेकिन और लोग जो है उस वीडियो को अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर देते हैं। तो वो क्या हो रहा है, एक तरीके का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेटेंट का वॉयलेशन भी होता है। पेटेंट का मतलब देखिए क्या होता है, पेटेंट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर कंपनी लेती है। मतलब कि कोई उनका इन्वेंशन आ रहा है, कोई न्यू डिज़ाइन सपोज उनके माइंड में आया या उन्हें लगा कि ये डिज़ाइन हम लेंगे सबसे पहले, तो वो क्या करते हैं, उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो उनके पास ये राइट रहता है कि उनसे पहले जो है उस डिज़ाइन को कोई नहीं बना सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, कोई कंपनी जो है किसी मोबाइल फ़ोन का कोई डिज़ाइन सोचती है कि ऐसा डिज़ाइन हम जो है लॉन्च करेंगे, तो उस डिज़ाइन का जो है वो पेटेंट ले लेती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट ले लेती है। तो इससे होता ये है कि उससे पहले जो है उस टाइप का मॉडल कोई और लॉन्च नहीं कर सकता, उसके पास पेटेंट है। लेकिन इसका भी जो है वायलेशन होता है कि ऑलरेडी कंपनी ने पेटेंट ले रखा है, फिर भी दूसरी कंपनी क्या करती है, उसके तरह ही डिज़ाइन लॉन्च कर देती हैं। जैसे कि आज के टाइम में अगर आप देखें तो बहुत सारे फ़ोन के जो डिज़ाइन सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके का पेटेंट वायलेशन होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पेटेंट क्या होता है और पेटेंट वायलेशन क्या होता है। अब अगर हम बात करें किस तरीके से जो हम
डिजिटल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए डिजिटल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं। पहला है टेक्निकल प्रोटेक्शन सर्विस। देखिए टेक्निकल प्रोटेक्शन सर्विसेज होती हैं जिनकी हेल्प से जो है आप अपने डिजिटल कंटेंट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो आपके डिजिटल प्रॉपर्टी है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एंटी टेम्पर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी है उसके साथ जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। वो इस तरीके से प्रोटेक्टेड होगा कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शंस होती हैं कि आप जो है वहाँ पे कुछ लीगल प्रोटेक्शंस जो होती हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, जिससे कि वहाँ पे अगर कोई पर्सन जो है उसको करने की कोशिश करता है छेड़छाड़, तो उसे पता रहे कि अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो मेरे अगेंस्ट जो है वो क्या एक्शंस हो सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे एक और पॉइंट है, कंट्रोल द शेयरिंग ऑफ द सोर्स कोड। मतलब अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है उसकी शेयरिंग को जो है कंट्रोल कीजिए। उन्हीं लोगों के साथ जो है उसका सोर्स कोड शेयर कीजिए जिन पे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सभी लोगों के साथ आप उसको शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर वो सोर्स कोड किसी और को पता चल गया तो वो क्या कर सकता है, आपके सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओपन सोर्स के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं, एंड साथ ही जो इनका सोर्स कोड होता है वो आपको अवेलेबल होता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी कोडिंग की गई है सॉफ्टवेयर को बनाने में, वो सारी की सारी जो कोडिंग होती है वो आपको फ्रीली अवेलेबल होती है, जिससे कि आप उसको यूज़ करके कोई अगर और सॉफ्टवेयर बनाना चाहें तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है खास बात रहती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। मतलब जो सोर्स कोड है वो यहाँ पे ओपन रहता है सभी के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आई होप आप लोग को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा दूसरे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है दैट इज क्लोज सॉफ्टवेयर या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो क्लोज सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिनका की जो सोर्स कोड होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। और ये सॉफ्टवेयर होते हैं मेनली पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको परचेज करने पड़ते हैं। और यहाँ पे इन सॉफ्टवेयर के साथ में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप चाहें तो इन सॉफ्टवेयर के साथ में जो है आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे जो इन सॉफ्टवेयर के साथ में लीगल प्रोटेक्शंस रहती है, अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो मतलब कि ये परचेसेबल कैटेगरी में आते हैं, ये आपको परचेस करने पड़ते हैं, फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं। और इनके साथ में जो है सोर्स कोड भी अवेलेबल आपको नहीं मिलता है। जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया या जो भी विंडोज़ के सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज़्यादातर आपके प्रोप्राइटरी या फिर क्लोज सॉफ्टवेयर में आते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर आपको परचेस करने पड़ते हैं वो सारे आपके इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो होते हैं हमारे फ्री सॉफ्टवेयर। अब फ्री सॉफ्टवेयर को देखिए कई बार फ्रीवेयर भी बोला जाता है। ये सिर्फ यूज़ करने के लिए आपको फ्रीली मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए तो फ्री मिलते हैं, बाद में जो है आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ट्रायल पीरियड। कुछ टाइम के लिए आपको ट्रायल पीरियड मिलता है, उसके बाद जो है आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्री सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि जब फ्री है तो यहाँ पे पैसे की क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए फ्री का मतलब यहाँ पे जो है आपको फ्रीडम से, कि सॉफ्टवेयर को रन करने की आपको फ्रीडम है कि आप जो है उसको किसी भी पर्पस के लिए रन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है, अगर आप चाहें तो उसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। किस पर्पस के लिए, स्टडी के पर्पस से, कि किस तरीके से जो उसका सोर्स कोड वर्क करता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहें तो आपको फ्री सॉफ्टवेयर मिला है तो वो आप किसी और को भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रीडम मिल जाती है कि अगर आप चाहें तो उसका इम्प्रूव वर्जन जो है रिलीज कर सकते हैं पूरी कम्युनिटी के लिए। मतलब कि फ्री में जो है वो आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये जो है आपको इस तरीके की फ्रीडम मिलती है फ्री सॉफ्टवेयर्स में। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं ओपन सोर्स मॉड्यूल की। तो देखिए ओपन सोर्स मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि किस सॉफ्टवेयर को आप बोलेंगे कि वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को ही बोलेंगे जहाँ पे कि क्या हो, उस सॉफ्टवेयर का जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो। मतलब कि सॉफ्टवेयर आपका जो है वो फ्री में रिडिस्ट्रीब्यूट हो, बाद में जो है वहाँ पे पैसे नहीं लिए जाएँ। साथ ही साथ वहाँ पे सोर्स कोड भी होना चाहिए। ऑथर्स की जो सोर्स कोड की हो वहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही हो, और वहाँ पे जो है ड्राइव बैक को मेंशन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पर्सन और ग्रुप, किसी भी पर्सन या फिर ग्रुप को भी जो है सॉफ्टवेयर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हो। इसके अलावा जो है वो किसी फील्ड को भी जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हो। एंड यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है लाइसेंस का वो इक्वल होना चाहिए सभी पर्सन्स के लिए। मतलब कि जो लाइसेंस है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए नहीं होना चाहिए। और लाइसेंस जो है वो अदर सॉफ्टवेयर को भी रिस्ट्रिक्ट ना करे, कि ऐसा ना हो सॉफ्टवेयर कि वो उसको तो इंस्टॉल कर लिया और वो बोले कि आप जो है आप किसी और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
और जो लाइसेंस हो वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, मतलब कि वो किसी भी टाइप के टेक्नोलॉजी पे वर्क करे, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट हो। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर एक सॉफ्टवेयर में है तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब एक और कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है फॉस। अब देखिए फॉस की फुल फॉर्म होती है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके फ्री में अवेलेबल भी होते हैं और उनका जो सोर्स कोड होता है वो भी आपको फ्री में मिलता है। मतलब पूरी फ्रीडम है कि सॉफ्टवेयर भी आपको फ्री में मिलेगा और वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर के साथ में आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। जो सोर्स कोड है वो आपको फ्री में मिलेगा, अगर आप चाहते हैं उससे मॉडिफाई करके न्यू वर्जन बनाना तो वो भी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके की फ्रीडम मिल जाती है। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको बोला जाता है फॉस। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस की। तो देखिए बहुत सारे टाइप के ओपन सोर्स लाइसेंस होते हैं। पहले अगर हम बात करें तो मेन कैटेगरी जो है वो आपकी प्रीमिसिव लाइसेंस होते हैं और एक होते हैं कॉपीलेफ्ट लाइसेंस। ये दो कैटेगरी होती हैं ओपन सोर्स लाइसेंस की। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या क्या होता है देखिए, प्रीमिसिव लाइसेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है BSD, इसके अलावा जो है MIT और थर्ड है अपाचे 2। और यहाँ पे अगर हम बात करें कॉपीलेफ्ट लाइसेंस की तो इसमें आ जाता है GNU GPL, सेकंड है मोजिला पब्लिक लाइसेंस, थर्ड है आपका एलिप्स पब्लिक लाइसेंस एंड फोर्थ है कॉमन डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। तो ये जो है आपकी दो कैटेगरी हैं जिसमें कि ये जो है लाइसेंस आपके डिवाइडेड है। तो इन दोनों टाइप के लाइसेंस के बारे में जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीमिसिव लाइसेंस क्या होते हैं और कॉपीलेफ्ट लाइसेंस क्या होते हैं। तो देखिए प्रीमिसिव लाइसेंस की अगर हम बात करें तो ये जो लाइसेंस हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप के लाइसेंस हैं और यहाँ पे जो है आपको किसी भी तरीके की वारंटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो बहुत ही बेसिक टाइप के लाइसेंस होते हैं जिनको कि बोला जाता है प्रीमिसिव लाइसेंस। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर होता है या फिर जो कंट्रीब्यूटर होता है उसका एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉपीलेफ्ट लाइसेंस की तो कॉपीलेफ्ट जो लाइसेंस होते हैं वो ऑफर करते हैं यूजर्स को कि उनको जो आप रन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर जो है उसकी कॉपीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो उसके वर्जन को मॉडिफाई करके उससे कोई न्यू वर्जन जो है आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कॉपीराइट लाइसेंस में जो है सोर्स कोड आपको अवेलेबल कराना पड़ता है किसके लिए, रेसिपिएंट के लिए। मतलब कि जिनके लिए भी जो है आप बना रहे हैं कॉपीराइट लाइसेंस सॉफ्टवेयर तो उनको जो है सोर्स कोड आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कॉपीराइट लाइसेंस में रहती हैं। तो आई होप आप लोगों को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जो लाइसेंस होते हैं उनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म को जो कि हमारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लेना। कई साल से जो है ये टॉपिक आपका रिपीट हो रहा है एग्जामिनेशन में, तो इसको जो है आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए आज के टाइम में जो है इंटरनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सभी लोग जो है इंटरनेट को यूज़ करते हैं और सभी को जो है इंटरनेट को एक्सेस करने की फ्रीडम है, तो सभी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिजिटल डिवाइड टर्म की कि डिजिटल डिवाइड किसको बोलते हैं, तो डिजिटल डिवाइड जो है वो एक तरीके का गैप है जो कि आपको दो एरियाज में देखने को मिलता है। मतलब कि एक तो ऐसे पीपल जहाँ पे कि इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी का एक्सेस बहुत ज़्यादा है और एक ऐसे पीपल्स का एरिया जहाँ पे कि इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है वो बहुत कम है। तो ये जो गैप है बीच का उसी को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। मतलब कि पीपल्स का डिवीजन हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूँ एक छोटे शहर को किसी बड़े शहर से, जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली की और उसको मैं कंपेयर करूँ किसी गाँव से, तो वहाँ पे देखिए क्या होगा, दिल्ली के जो लोग होंगे उनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। बहुत सारी चीज़ें उन्हें इंटरनेट के बारे में पता है, अब उन्हें एक्सेस है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन गाँव के लोगों की अगर हम बात करें तो उनको जो है टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या बहुत ज़्यादा एक्सेस अवेलेबल नहीं है। तो ये जो गैप है इसी को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिजिटल डिवाइड क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि जो गैप है इसको हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं, मतलब कि हाउ टू ब्रिज द गैप। जो गैप है यहाँ पे इतना बड़ा उसको किस तरीके से फिल किया जा सकता है। तो देखिए इस गैप को फिल करने के लिए जो है गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप ले सकती है और एज अ सिटीजन हम भी जो है कुछ स्टेप ले सकते हैं। तो देखिए क्या क्या स्टेप हैं जो कि इस गैप को फिल करने के लिए लिए जा सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैंप लगा सकती है या फिर जो है क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है, स्पेशली रूरल एरियाज में जो गाँव वगैरह होते हैं वहाँ पे जो है ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएँ, जिससे कि लोगों को जो है टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज मिल पाए। या फिर जो है ऐसे इंस्टीट्यूट ओपन किए जाएँ जहाँ पे कंप्यूटर के बारे में या फिर जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत कम फीस पे प्रोवाइड किए जाएँ, जिससे कि जो गरीब लोग हैं वो भी उन कोर्सेज़ को कर पाएँ और जो नॉलेज है वो अपनी इंक्रीज़ कर पाएँ और टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है उसको वो गेन कर पाएँ। इसके अलावा अगर हम बात करें एज़ अ सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं, हम जो है दूसरे लोगों को भी टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ आती है तो हम दूसरे को सिखा सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो है आस-पड़ोस में जो है लोग रहते हैं जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है,
हम जो उनको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम भी जो है वहाँ पे अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो ये जो गैप है वो कम होगा और वहाँ पे क्या होगा, सभी लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी और ये जो गैप इतना बड़ा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिजिटल डिवाइड क्या होता है और किस तरीके से हम इस गैप को फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइबर क्राइम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि टॉपिक है वो आपके 9th क्लास में कवर हो चुका है, लेकिन इस टॉपिक से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो सैम्पल पेपर है उसमें जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। इसीलिए यहाँ पे जो है साइबर क्राइम से रिलेटेड मैं कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए साइबर क्राइम क्या होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे समझ लीजिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की जाती है जिसमें कि इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो या फिर कोई और गैजेट हो, जिसको कि यूज़ करके कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की जा रही है, तो वो आएगा साइबर क्राइम की कैटेगरी में। यहाँ पे जो है साइबर क्राइम में इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मतलब क्या, किसी न किसी तरीके से वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू जो है कोई इलीगल वर्क किया जा रहा होगा किसी भी डिवाइस को यूज़ करके, तो वो आ जाएगा आपका साइबर क्राइम की कैटेगरी में। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉमन साइबर क्राइम को। सबसे पहले बात करते हैं साइबर ट्रोल की। तो देखिए साइबर ट्रोल जो है वो ऐसे लोगों के लिए यूज होता है जो कि जानबूझ के किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं। उल्टा सीधा लिखने का मतलब है, हो सकता है इंसल्टिंग कमेंट हो या फिर उसका मजाक बनाना हो, या हो सकता है किसी भी तरीके से उसको गलत दिखाने के लिए वहाँ पे कुछ भी पोस्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो मैसेज पोस्ट किए जाते हैं उनको बोलते हैं ट्रोल। आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग जो है फेसबुक ट्विटर पे लोगों को ट्रोल करते हैं। मतलब किसी ना किसी पर्टिकुलर पीपल को लेके वहाँ पे उसका मजाक बना रहे होते हैं। जैसे सपोज कि किसी क्रिकेटर की बात ले लीजिए, किसी क्रिकेटर ने रन नहीं बनाया तो उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे, उल्टी सीधी चीज़ें लिखेंगे उसके बारे में, कुछ भी लिखते हैं। तो इस तरीके से पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके उसके बारे में चीज़ें लिखते रहते हैं। तो जो ऐसे पीपल्स होते हैं जो लिखते हैं उनको बोलते हैं ट्रोलर्स। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये क्या है, साइबर बुलिंग है। तो साइबर ट्रोलिंग जो है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जिस पर्सन को ट्रोल किया जाता है, जिसके बारे में चीज़ें लिखी जाती हैं, वो ऑनलाइन अपने अगेंस्ट ट्रोलिंग को देख के बहुत डिसअपॉइंट हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो ये जो है बिल्कुल एक तरीके से सही नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं ये भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं साइबर बुलिंग की। तो देखिए साइबर बुलिंग क्या होती है। साइबर बुलिंग को आप यहाँ पे बुलिंग से ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बुलिंग का क्या होता है, देखिए बुलिंग में क्या होता है, किसी को टीज करना या फिर किसी को इंसल्ट करना, किसी अजीब से नेम से बुलाना, मतलब क्या है, किसी भी तरीके का उल्टा सीधा बोलना, वो हमारा आता है बुलिंग में। अब जब यही काम जो है ऑनलाइन होने लगता है तो इसको बोलते हैं हम साइबर बुलिंग। मतलब क्या है, अगर आप ऑनलाइन हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आप किसी भी पर्सन को कुछ भी मैसेज कर रहे हैं उल्टा सीधा, तो वो आ जाएगा साइबर बुलिंग में। मतलब क्या, किसी पर्सन को परेशान कर रहे हैं, उसको उल्टी सीधे नेम से बुला रहे हैं, उसको उल्टी सीधे कमेंट कर रहे हैं, उसके जेंडर के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं या फिर उसके रिलीजन के लिए आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं या फिर नेशनैलिटी के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ये सब जो है वो आपका किस में आ जाएगा, साइबर बुलिंग में। मतलब जब ऑनलाइन आप इस तरीके से किसी को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को उल्टे सीधे नामों से बुला रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से उसको हरेस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा साइबर बुलिंग में। और ये एक तरीके का क्राइम है। ये आपको एक्टिविटी कभी भी इस तरीके की नहीं करनी है। जब भी आप ऑनलाइन है तो हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आप कम्युनिकेट कीजिए ऑनलाइन, क्योंकि ये एक तरीके का क्राइम है। इसके खिलाफ जो पर्सन है वो एक्शन ले सकता है। तो बात करते हैं किस तरीके से साइबर बुलिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं या कह सकते हैं आप प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए मेजर्स टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग, क्या क्या मेजर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं साइबर बुलिंग को रोकने के लिए। देखिए पहला जो पॉइंट है यह है, इसमें डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी टू अननोन पर्सन। मतलब क्या है, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो किसी भी अननोन व्यक्ति को मत बताइए। जो अननोन पर्सन है, जिसे आप नहीं जानते हैं, उसको अपनी इन्फॉर्मेशन मत बताइए। बहुत ज़्यादा बच्चों को देखा जाता है फेसबुक पे अननोन लोगों को फ्रेंड बना लेते हैं और उसके बाद में वो अपनी पूरी डिटेल दे देते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नेम ये है, मेरे फादर ये करते हैं। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है अननोन पीपल्स को, जिनको आप नहीं जानते हैं। कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको मत बताइए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो है, सेफ गार्ड योर पासवर्ड एंड ऑल प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंक्विजिटिव पीयर्स। डू नॉट गिव बुलीज
एनी अपॉर्चुनिटी टू मिसयूज द इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है, अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, मान लीजिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनको सिक्योर रखिए और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से सिक्योर करके रखिए जो आप चाहते हैं जिसको उसी के साथ में शेयर हो और किसी के साथ में शेयर ना हो, जिससे कि जो पर्सन है जो आपको बुली करते हैं या जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज ना कर पाए और आपको इस तरीके की कोई भी बात ना बोल पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्च द वेयर अबाउट of the person you meet online and know about him fully before starting any conversation with him। मतलब क्या है, जब भी आप ऑनलाइन किसी पर्सन से मिलते हैं, मान लीजिए किसी से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, तो उसके बारे में पूरी जानकारी पहले निकाल लीजिए, पर्सन कौन है, क्या करता है, पहले अच्छे से जानकारी आप सर्च कर लीजिए, उसके बाद ही उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली उस पर्सन से अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। Now next point, restrict your online profile to be checked by trusted friends only। मतलब क्या है, जो प्रोफाइल है आपका ऑनलाइन, जो आपके प्रोफाइल्स होते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे प्रोफाइल आजकल के टाइम में हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट, तो उनको रिस्ट्रिक्ट कीजिए कि आप जो है किसको इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, जो आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं बस उन्हीं के साथ में आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए और किसी के साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कीजिए। वहाँ पे जो प्राइवेसी होती है वो आपकी अप टू डेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ यू आर साइबर बुलीड बाय समवन, डू नॉट रिमेन साइलेंट बट टेक एक्शन अगेंस्ट साइबर बुलिंग। मतलब क्या है, कभी भी आपके साथ में कोई साइबर बुलिंग करता है ऑनलाइन तो आप साइलेंट मत रहिए, उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम वो साइबर बुलिंग आपके साथ में ना हो सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, rather block the communication with the cyberbully and share this problem with your parents। मतलब क्या हुआ, कभी भी ऑनलाइन आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज मत कीजिए, गाली गलौज कभी भी ऑनलाइन नहीं करना है। अगर कोई आपके साथ में ऐसा कर रहा है तो उसको इमीडिएटली ब्लॉक कीजिए और इस प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए कि इस पर्सन ने मेरे साथ में इस तरीके की एक्टिविटी की है, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं वो इन्फॉर्म रहें और वो एक्शन ले सकें साइबर बुलिंग के अगेंस्ट। तो यही कुछ मेजर्स हैं जिनको कि फॉलो करके आप प्रिवेंट कर सकते हैं साइबर बुलिंग को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग की। तो साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, देखिए साइबर स्टॉकिंग जो है वो एक तरीके का ऑनलाइन हरासमेंट है जहाँ पे कि विक्टिम को मजबूर किया जाता है ऑनलाइन मैसेज या फिर ईमेल करने के लिए। मतलब क्या है, जब कोई इंसान किसी के पीछे पड़ जाता है कि उससे बात करने के लिए, एक तरीके से पीछे पड़ जाना कि उससे बात करने के लिए बार बार मैसेज करना या फिर ईमेल करना, इस तरीके से मैसेज कर करके जब किसी को तंग किया जाता है तो उसे बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का सिंपली मतलब होता है किसी के पीछे पड़ जाना। जैसे कि कोई पर्सन है जो कि बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और कोई उसको बार बार बात करने के लिए मजबूर कर रहा है, उसके पीछे पड़ गया है और उसको किसी ना किसी तरीके से बात करने के लिए परेशान कर रहा है, मैसेज कर रहा है, किसी तरीके से परेशान कर रहा है, तो वो सब आ जाएगा आपका स्टॉकिंग में। अब जब यही चीज ऑनलाइन होती है तो इसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। तो जो स्टॉकर होते हैं वो नॉर्मली होते क्या है, वो जो है अपने विक्टिम को, विक्टिम का मतलब है जिस पर्सन को वो टारगेट कर रहा है, यहाँ पे जिसको वो परेशान कर रहे हैं, जिसको मजबूर कर रहा है मैसेज करने के लिए, जिसको वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको जो है वो जानते हैं, ऑलरेडी वो जानते हैं और वो ऑफलाइन स्टॉकिंग ना करके वो यूज करते हैं इंटरनेट को स्टॉकिंग के लिए। मतलब क्या है, ऑफलाइन वो नहीं चाहते कि वो उसकी नज़रों में आए, उसे पता चले। तो जो स्टॉकर है एनोनिमसली इंटरनेट का यूज करके अपने विक्टिम को क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं, जिससे कि वो डिटेक्ट ना हो पाए, मतलब वो पकड़े ना जा सके। इस तरीके से वो क्या करते हैं, हरेसमेंट करते हैं ऑनलाइन। तो ये जो साइबर स्टॉकर होते हैं वो नॉर्मली करते क्या हैं, देखिए यहाँ पे बात करते हैं जो साइबर स्टॉकर्स होते हैं वो क्या क्या चीजें करते हैं अपने विक्टिम को प्रॉब्लम में लाने के लिए। देखिए पहला है यहाँ पे, दे कलेक्ट ऑल द पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम सच एज नेम, फैमिली बैकग्राउंड, टेलीफोन नंबर ऑफ रेजिडेंस। मतलब क्या है, ये कलेक्ट कर लेते हैं उस पर्सन की सारी पर्सनल डिटेल, मतलब जो विक्टिम होता है उसकी सारी पर्सनल डिटेल को कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि वो कहाँ रहता है, नेम क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी निकाल लेते हैं। इसके बाद में जो स्टॉकर हैं वो इस इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर सकते हैं किसी इलीगल वेबसाइट, मतलब कोई इलीगल जो वेबसाइट है जो कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन उस पर्सन की नहीं होनी चाहिए, ऐसी वेबसाइट्स पे ये इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर सकते हैं। वो किसी भी टाइप की वेबसाइट हो सकता है कोई वो गंदी वेबसाइट हो जहाँ पे कि वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। सपोज कि किसी के फोटोग्राफ कलेक्ट कर लिए, कोई गर्ल है जिसके इन्होंने फोटोग्राफ कलेक्ट कर लिए और किसी गलत वेबसाइट पे इन्होंने पोस्ट
कर दिए। तो इस टाइप की चीज़ें ये कर सकते हैं स्टॉकर। अब होगा क्या, जब ये स्टॉकर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन किसी गलत वेबसाइट पर डाल देंगे, तो जो पर्सन्स हैं जो उस वेबसाइट पे आएंगे वो उस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। तो वो देखने के बाद में क्या करेंगे, जो विक्टिम है उसको कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए किसी ने गलत वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन डाल दी, स्टॉकर है कोई, किसी गर्ल के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी उसने, और उसके बाद में वहाँ पर उसने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी उसकी पोस्ट कर दी। तो ऐसी वेबसाइट पे जो लोग होंगे वहाँ पे, वो उस कॉन्टैक्ट नंबर को, उस ईमेल आईडी को उठा के वहाँ पे मैसेज करेंगे या फिर कॉल कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, जो विक्टिम है वो उस चीज़ से परेशान हो सकता है। उसको क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और कुछ स्टॉकर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो विक्टिम की ईमेल आईडी होती है उससे सब्सक्राइब कर देते हैं ऐसे इलीगल वेबसाइट्स को। मतलब क्या है, कुछ गलत वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर देते हैं, जहाँ से क्या होता है, फिर विक्टिम के पास में ईमेल्स आने लगते हैं, मतलब गलत ईमेल्स आने लगते हैं। तो साइबर स्टॉकर जो है वो इसी तरीके से विक्टिम को अपने परेशान करते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, नॉर्मली क्या होते हैं, जानने वाले पर्सन्स होते हैं, तो ये इस काम को ऑफलाइन नहीं करते हैं जिससे कि डिटेक्ट हो पाएंगे। ये क्या करते हैं, फेक प्रोफाइल एनोनिमसली बना लेते हैं और उससे जो आपकी इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करके पोस्ट कर देते हैं। और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी लोग देखते हैं वो सोचते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपने पोस्ट की है। तो इसीलिए जो है साइबर स्टॉकिंग जो है एक क्राइम है, काफी सीरियस एक साइबर क्राइम है और ये पनिशेबल साइबर क्राइम है। किसी भी पर्सन को कभी भी साइबर स्टॉकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये सोचता है कि वो अनोनिमस अकाउंट बना के नहीं पकड़ा जाएगा तो वो गलतफहमी में है। साइबर स्टॉकिंग करने वाले पकड़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आजकल की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है और काफ़ी ज़्यादा ऐसे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से, आईपी एड्रेस की हेल्प से आपको ट्रेस करके पकड़ा जा सकता है। तो कभी भी साइबर स्टॉकिंग को ना करें, इससे हमेशा बचें और अपने आप को भी सेफ रखें कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी पब्लिक ना करें, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो कोई गलत तरीके से यूज कर पाए। जिसे आप ट्रस्ट करते हैं उसी को इन्फॉर्मेशन दें और लिमिटेड पीपल्स के साथ में शेयर करें। अपने जो सोशल अकाउंट्स हैं उनको भी आप प्राइवेसी पे सेट करके रखिए, मतलब अच्छे से प्राइवेसी लगा के रखिए जिससे कि कोई भी उसको चोरी करके गलत यूज ना कर सके। अब बात करते हैं ऑनलाइन र्यूमर्स की। तो देखिए, स्प्रेडिंग ऑनलाइन र्यूमर्स ये भी एक साइबर क्राइम है। तो बहुत बार जो है लोग सोचते हैं कि वो फेक प्रोफाइल बनाकर डिफरेंट नेम के साथ में ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें लगता है वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। और ऐसे फेक प्रोफाइल से क्या करते हैं लोग, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर देते हैं, किसी को लेकर गलत कमेंट करना या किसी भी तरीके का कोई भी रूमर वहां पे फैलाना, जिससे कि वो लोग पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर सकें या फिर ऐसे कमेंट कर देंगे किसी के रिलीजन के ऊपर। तो ऐसा करने से होता है क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्लैशेस हो जाते हैं लोगों में, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल हो जाता है। कई बार तो ऐसी सिचुएशन की वजह से जो फेक न्यूज़ होती हैं उनकी वजह से दंगे भी हो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा न्यूज़ में कि गलत न्यूज़ की वजह से वहाँ पे लड़ाई हो गई। आपने इस टाइप की न्यूज़ सुनी होंगी, बहुत बार दंगे हो जाते हैं गलत न्यूज़ की वजह से। तो ऑनलाइन रूमर्स को फैलाना साइबर क्राइम कैटेगरी में आता है और ये पनिशेबल साइबर क्राइम है अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट ऑफ इंडिया। इसके लिए आपको फाइन लग सकता है काफ़ी बड़ा, और या फिर आपको कम से कम 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो आप इस चीज़ से बचें, कभी भी कोई भी गलत न्यूज़ इंटरनेट पे स्प्रेड ना करें, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे व्हाट्सएप हो, उस पर कोई भी गलत न्यूज़ जो है वो स्प्रेड ना करें। आपके पास अगर कोई गलत न्यूज़ आती है तो उसको फॉरवर्ड भी ना करें। उसको फॉरवर्ड करने से पहले चेक कर लें वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड ना करें। अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज़ करते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपको जेल हो सकती है या फिर उसके लिए आपको फाइन बहुत बड़ा देना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।